गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम 12th क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पहला बुक है रेनबो, उसका जो फर्स्ट लेसन है आपका वाटर, रिटन बाय प्रोफेसर सी.वी. रमन, जो कि प्रोफेसर सी.वी. रमन के द्वारा लिखा गया है, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे, जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट थ्योरी जो है उसको एक्सपाउंड किया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। उस लेसन को हम पढ़ रहे हैं, जिसके 3 से 4 वीडियो जो हैं पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपका अगला वीडियो है। तो सबसे पहले प्रत्येक वीडियो की तरह हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका वोकैबुलरी है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि शब्द यहाँ पे दे रखा है आपका एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का तात्पर्य होता है अत्यधिक। एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक। एक शब्द यहाँ पे दे रखा है आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का तात्पर्य है अविश्वसनीय रूप से। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय भी होता है। एक वर्ड जो है वो आपका दे रखा है यहाँ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का एक माध्यम, जिसको हम ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं। मतलब जो भी सामान है उसको ले जाया जाना। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दे रखा है वो है प्रिसिपिटेशन। इसकी स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत लिख गई है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। PRECIPITATION, ठीक है ना। PRECIPITATION। पी के बाद यहाँ पे ये पी जो है, इस पी के बाद यहाँ पे आपका इस पी के बाद आई आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद TATION, ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये आगे का तो सेम है, PRECI, फिर PITATION। प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का तात्पर्य है गिरना या अवक्षेपण होना, ठीक है ना। जब पानी में कोई मैटर कोई पदार्थ आकर के जब घुल जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड जो है यहाँ पे सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड का तात्पर्य घुले हुए, और मैटर यानी पदार्थ, यानी जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं। एक शब्द आपका यहाँ दे रखा है रेडिली, या फिर आप कह सकते हो इजीली। तो रेडिली और इजीली से आप समझ गए होंगे, जिसका तात्पर्य है आसानी से, कोई भी आसान काम। एक वर्ड आपका दे रखा है सक्सेसिवली। सक्सेसिवली यानी निरंतर। कहने का तात्पर्य है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कंटिन्यू, ठीक है ना। कोई भी काम कंटिन्यू हो या प्रोग्रेसिव हो, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका सक्सेसिवली, निरंतर के अर्थ में। इसके अलावा एक शब्द दे रखा है आपका शेड्स। और शेड्स का जो तात्पर्य है वो रंगत या रंग भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा एक शब्द यहाँ पे दे रखा है आपका वेरिंग। वेरिंग का यहाँ पे तात्पर्य जो है परिवर्तनशील, यानी जो निरंतर परिवर्तित होता रहे। एक यहाँ पे वर्ड आपका दे रखा है ट्रैक्ट्स। ये दे रखा है ट्रैक्ट्स, और ट्रैक्ट्स का मतलब एरिया या भूभाग या क्षेत्र भी कह सकते हैं आप। एक वर्ड आपका दे रखा है डिपॉजिटेड। डिपॉजिट का मतलब जमा हो जाना, ठीक है ना। डिपॉजिट वैसे भी जमा के लिए आता है, डिपॉजिट कर देना। जैसे कहीं मिट्टी का जमा हो जाना भी डिपॉजिट वर्ड जो है उसके लिए यूज़ होगा। एक वर्ड यहाँ पे एविडेंट, पिछले लेसन में भी शायद आपको बताया था। एविडेंट यानी क्लियर, एक्सप्लिसिट, या फिर कहते हैं स्पष्ट। एलुवियल एरियाज, जो जलोढ़ प्रदेश होते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है ना, जलीय प्रदेश जो हैं, उनको आप एलुवियल एरियाज कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक वर्ड है, ठीक है ना, एलुवियल एरियाज, ठीक है ना। जो भी नदियाँ होती हैं, नदियों के किनारे का जो भी क्षेत्र होता है वो जलोढ़ क्षेत्र हो जाता है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी वहाँ की होती है। और आपका एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है कंसिस्टिंग। कंसिस्टिंग तात्पर्य से बनी हुई, मतलब कंसिस्ट यानी बनना, किसी भी पदार्थ से बनी हुई।
तो ये तो इसके जो भी टोटल हैं वो आपके वोकैबुलरी दे रखी है, और जितने ही शब्दों का जो आपका एक पैराग्राफ है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी शब्द जो हैं समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसके पैराग्राफ को। तो देखें विद्यार्थियों, हमारा जो पहला लेसन है वाटर, ये वाटर लेसन जो है हम इसको रीड कर रहे थे, जिसमें आपको बता दिया था कि इसके जो ऑथर हैं वो हैं सीवी रमन। ठीक है ना, इसके ऑथर जो है वो सीवी रमन है, और इसके कुछ पैराग्राफ जो हैं उनको हमने पढ़ लिया था जी। फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आपने यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने पहले भी आपको बताया क्वेश्चन बनता है, इसको हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा आपका जो दूसरा पैराग्राफ जो है इसको भी हमने पढ़ लिया। तीसरा पैराग्राफ जहाँ पे आपका हाउ डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ, हाउ व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ से एक बनता है। ठीक है ना, और एक बनता है कि हाउ द वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इसको भी हमने लर्न कर लिया। और इसके अलावा हमारा फिर ये जो फोर्थ जो पैराग्राफ है इसको हम पढ़ रहे थे, और आपको ध्यान होगा कि यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बात देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया था कि वैसे तो जल के बहुत ही उल्लेखनीय तथ्य हैं, मतलब जितनी भी क्वालिटी जल के अंदर हैं वो सभी उल्लेखनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो ताकत है, वो उसकी पावर है, जो गाद होती है, सूक्ष्म कणों वाली जो मिट्टी होती है, उसको सस्पेंशन यानी घोल के या बहा करके ले जाने की उसकी ताकत, पानी की ताकत। और यही उसकी ताकत जो है ये एक मूल कारण होता है कैरेक्टरिस्टिक कलर यानी विशिष्ट रंग का ऑफ दी वाटर इन दी रेनफेड टैंक्स, यानी जो वर्षा से पोषित तालाब होते हैं उन वर्षा से पोषित तालाबों के विशिष्ट रंग का ये मूल कारण होता है। क्योंकि बारिश जब होती है तो बारिश का पानी बह करके तालाबों में जाता है, और मैंने आपको बताया था कि जब तालाब में पानी जाता है तो मिट्टी भी उसके साथ बह करके जाती है। उस क्षेत्र की जिस प्रकार की मिट्टी होती है उस तालाब के पानी का रंग भी उसी प्रकार का हो जाता है। आपने देखा था कि ये कलर जो है, ये जो कलर होता है ये वेरीज यानी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, परिवर्तनशील होता है विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया, यानी जल ग्रहण क्षेत्र में यानी जहाँ से पानी इकट्ठा होकर के आ रहा है तो उस जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार या जल ग्रहण क्षेत्र में उस पृथ्वी के स्वभाव के अनुसार या मिट्टी के रंग के अनुसार ये रंग जो है परिवर्तनशील रहता है एंड इज मोस्ट विविड, और ये अत्यधिक स्पष्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। वर्षा के तुरंत बाद जो पानी बह करके आता है उसमें इसका रंग जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। आपने देखा कि स्विफ्टली यानी तेजी से, फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी जो है कैन कैरी ले जा सकता है, फेयरली लार्ज यानी पूर्ण रूप से बड़े और भारी कणों को, द फाइनेस्ट पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कण होते हैं, हालांकि रिमेन फ्लोटिंग यानी वो तैरते रहते हैं विद इन द लिक्विड यानी इस पानी में, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद भी अपने ग्रेटर डेंसिटी यानी अत्यधिक घनत्व के कारण, एंड आर कैरी टू ग्रेट डिस्टेंस और उनको अत्यधिक डिस्टेंस तक ले जाया जाता है। कि सूक्ष्म कण जो होते हैं वो तो पानी में तैरते ही रहती है, क्योंकि पानी के अंदर एक ताकत होती है किसी भी चीज़ को बहा करके ले जाने की उसकी क्षमता। अब हम देखते हैं इसका जो आगे का पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं इस प्रकार से। हाँ, अब देखें यहाँ बताया कि सच पार्टिकल्स, अभी इससे पहले आपको बताया कि जो सूक्ष्म कण होते हैं अपने अत्यधिक घनत्व के कारण भी वो पानी में निरंतर तैरते रहते हैं। तो सच पार्टिकल्स, सच यानी इस प्रकार के, और पार्टिकल्स आपको पहले बता दिया जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। सच पार्टिकल्स यानी इस प्रकार के कण आर ऑफ कोर्स यानी निसंदेह अवश्य ही एक्सट्रीमली स्मॉल, कैसे होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली शब्द भी आया था, आपने याद भी किया था, जिसका तात्पर्य था अत्यधिक। तो इस प्रकार के जो कण होते हैं वो वास्तव में एक्सट्रीमली स्मॉल यानी बहुत छोटे या सूक्ष्म होते हैं। बट देयर नंबर, वो छोटे जरूर होते हैं किंतु देयर नंबर, लेकिन उनकी संख्या जो है इस ग्रेट, वो अत्यधिक होती है, नंबर अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली अभी आपने देखा था, इनक्रेडिबली यानी अविश्वसनीय रूप से, और अविश्वसनीय रूप से लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर, लार्ज यानी बड़ी और अमाउंट यानी मात्रा ऑफ सॉलिड मैटर यानी ठोस पदार्थ की
कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट यानी ले जाया जाना, यानी ठोस पदार्थ की बड़ी मात्रा को कैन बी ट्रांसपोर्टेड यानी ले जाया जा सकता है इन दिस वे यानी इस तरीके से, ठीक है, कि इस तरीके से कि ठोस पदार्थ की जो बड़ी मात्रा है उसको भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। व्हेन सिल्ट लेडन वाटर, और जब सिल्ट लेडन ये शब्द आपका लास्ट वीडियो में आया था और आपको बताया था, सिल्ट मीन्स होता है गाद और लेडन यानी युक्त, यानी गाद से युक्त अर्थात मटमैला वो पानी, समझ रहे हो, व्हेन सिल्ट लेडन वाटर, और जब वो मटमैला, ये क्या हो गया, मटमैला वाटर यानी पानी, मिक्सड यानी जब मिलता है विद दी सॉल्ट वाटर ऑफ दी सी, सॉल्ट यानी उस नमकीन या खारे पानी से, ऑफ दी सी यानी समुद्र के, क्योंकि आप जानते हैं बारिश जब भी होती है तो बारिश होगी, पानी बह करके जो है वो छोटे छोटे नालों में जाता है, तालाबों में जाता है, वहाँ से बह करके फिर वो नदियों में जाता है, और नदियाँ जो है वो सीधे कहाँ पहुँचती हैं, वो समुद्र में गिर जाती हैं, ठीक है ना। तो जब ये गादयुक्त पानी मिक्सेज विद दी साल्ट वाटर ऑफ दी सी, यानी जब समुद्र के खारे पानी से मिलता है, जब मिक्स होता है, जब उसमें गिरता है, तो देयर इज अ रैपिड, तो उसमें एक तीव्र, रैपिड यानी तीव्र होता है, स्विफ्टली कल शब्द आया था, मैंने रैपिड भी साथ बताया था, स्विफ्टली यानी तेजी से, तो देयर इज अ रैपिड प्रिसिपिटेशन, ये शब्द अभी मैं बताया था, तो देयर इज अ रैपिड यानी एक तीव्र, और प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षेपण की क्रिया होती है, अवक्षेपण की क्रिया, ठीक है ना, गिरना, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जैसे समुद्र है और ये जो है नदियां हैं, ये नाले हैं, ये इस प्रकार से समुद्र में नदियां गिर रही हैं, तो जैसे ये नदियों का पानी समुद्र में गिरता है, यहाँ पर जैसे ये गिरेगा तो यहाँ पे ये मटमैला पानी है, तो इसका एकदम से यहाँ पे क्या होगा, अवक्षेपण होगा, इसमें गिरेगा और ये उसके रंग में घुल जाएगा, ठीक है ना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। तो देयर इज अ रैपिड प्रिसिपिटेशन, एक तीव्र अवक्षेपण होता है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, किसका, सस्पेंडेड यानी बहा करके लाए हुए, मैटर यानी पदार्थ का, या घुले हुए पदार्थ का, घुला हुआ पदार्थ मतलब पानी में जो मिट्टी का रंग घुल गया है, जो मिट्टी घुल गई है, उस घुले हुए पदार्थ का तीव्र गति से प्रेसिपिटेशन होता है। दिस कैन बी रेडिली सीन, इस अवक्षेपण को रेडिली यानी मैंने अभी बताया था इजीली, दिस कैन बी रेडिली सीन, इसको रेडिली यानी इजीली आसानी से, सीन यानी देखा जा सकता है, वैन यानी जब, वन यानी कोई भी व्यक्ति, वन यानी एनी वन, ट्रेवल्स यानी यात्रा करता है, बाई स्टीमर, स्टीमर यानी किसी भी स्टीमर के द्वारा, जो बोट होती है, नाव के द्वारा, डाउन अ ग्रेट रिवर, एक बड़ी नदी से, टू द डीप सी यानी गहरे समुद्र की तरफ, यानी बड़ी नदी से होते हुए, स्टीमर के माध्यम से बड़ी नदी से होते हुए जब कोई गहरे समुद्र की तरफ यात्रा करता है तो प्रेसिपिटेशन यानी जो तीव्र अवक्षेपण हो रहा है उस क्रिया को वो आसानी से अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से सामने देख सकता है, उस पानी को, उस मटमैले पानी को उस समुद्र के पानी में घुलते हुए, उसको घुलते हुए देख सकता है। द कलर ऑफ द वाटर, द कलर ऑफ द वाटर, पानी का रंग, चेंज यानी बदलता रहता है, सक्सेसिवली यानी कंटिन्यूअसली, लगातार, पानी का रंग जो है वो लगातार बदलता रहता है, फ्रॉम दी मडी रेड, मडी यानी उस मटमैले लाल रंग से, और ब्राउन ऑफ सिल्ट, या ब्राउन यानी भूरे रंग से, सिल्ट यानी गाद का, गाद युक्त जो भूरा रंग होता है, जो मटमैला लाल रंग होता है, उस लाल रंग से, मटमैले लाल रंग से और गाद युक्त भूरे रंग से ये पानी का रंग जो है वो निरंतर बदलता रहता है, थ्रू वेरिंग शेड्स, थ्रू वेरिंग, वेरिंग यानी परिवर्तनशील होते हुए, लगातार बहुत सारे शेड्स यानी रंगों में होते हुए, ऑफ येलो यानी पीले रंग का, ग्रीन यानी हरे रंग का, और फाइनली यानी अंततः टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, ब्लू यानी नीला हो जाता है, किसकी तरह, नीला हो जाता है डीप सी यानी गहरे समुद्र की तरह। समझ रहे हो, एक बार फिर से आप समझें यहाँ पे, दी कलर ऑफ दी वाटर यानी पानी का जो रंग होता है ना वो चेंजेज यानी बदलता रहता है, सक्सेसिवली यानी निरंतर, निरंतर बदलता रहता है, कभी तो फ्रॉम दी मडी रेड हो जाएगा, जैसे कि मडी रेड यानी कि मटमैले लाल रंग से बदलेगा, और ब्राउन ऑफ सिल्ट या फिर गाद युक्त भूरे रंग से बदलता है, वेरिंग शेड्स यानी विभिन्न रंगों में,
ऑफ येलो, ग्रीन और फाइनली टू दी ब्लू ऑफ द डीप सी। समझ रहे हो ना? जैसे कहीं से पानी बह करके आ रहा है और उस क्षेत्र के, उस तालाब की, उस नदी का पानी जो मटमैला लाल रंग का है, तो पहले वो लाल रंग का हो जाएगा, कभी पीले रंग का हो जाएगा, कभी हरे रंग का हो जाएगा, और इनमें बदलते बदलते अंततः जब वो नदियों का पानी जब समुद्र में के पानी में मिलता है, तो समुद्र का पानी जो है वो कैसा होता है? नीले रंग का होता है। तो ये पानी गिर के भी सब कैसा हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। ठीक है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स, दोज यानी वो, ग्रेट यानी बड़े बड़े, ट्रैक्ट्स यानी जो क्षेत्र हैं, ऑफ लैंड यानी जमीन के, भूमि के, हैव बीन फॉर्म्ड उनको बनाया गया है, बाई सिल्ट यानी गाद के द्वारा, दस डिपॉजिटेड इस प्रकार से, डिपॉजिटेड यानी वो जमा हो गई है, इज एविडेंट इससे स्पष्ट है, ऑन एन एग्जामिनेशन किससे स्पष्ट है? डिपॉजिटेड यानी जो, जैसे ये नदियाँ बह करके आती हैं और नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर के आ रही हैं, तो मिट्टी लगातार हमेशा तो बह के जाती नहीं है, कहीं वो टकरा के एक जगह पर रुक जाती है, पानी ऊपर से निकलता रहता है और मिट्टी जो इकट्ठी होती रहती है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े ढेर जो है वो मिट्टी के बन जाते हैं। तो वो बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं जमीन के, हैव बीन फॉर्म्ड उनका निर्माण हो गया, किससे? सिल्ट से निर्माण हो गया है। दस डिपॉजिटेड यानी जो जमा हो गई है, डिपॉजिट हो गई है, इज एविडेंट ये स्पष्ट होता है, एन एग्जामिनेशन यानी एक परीक्षण से, ऑफ दी सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी के, इन एलुवियल एरियाज यानी जो भी जलोढ़ क्षेत्र हैं, जलोढ़ क्षेत्रों में मिट्टी का जो परीक्षण किया गया उससे स्पष्ट होता है, सच लैंड कि इस प्रकार की जो मिट्टी है, ये जो गाद युक्त जो क्षेत्र में जो जमा हो गया, इस प्रकार की जो मिट्टी है वो कंसिस्टिंग यानी बनी हुई है, एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, फाइनली यानी सूक्ष्म और डिवाइडेड यानी बटे हुए सूक्ष्म कणों से बनी हुई है, इज यूजली वेरी फर्टाइल ये सामान्यतया जमीन कैसी होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ अपने साथ जो हैं वो छोटे छोटे कणों को लेकर के आती हैं, जो कण आपस में रब होते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, जो बहुत ही चिकनी मिट्टी का रूप ले लेते हैं, गाद का रूप ले लेते हैं, और वो गाद पानी के साथ बह करके आती है, और जहाँ पे वो गाद एकत्रित हो जाती है, जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है, तो वहाँ का जो क्षेत्र होता है, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है? बहुत ही फर्टाइल होती है। और फर्टाइल का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? फर्टाइल का तात्पर्य है उपजाऊ। ठीक है ना? तो वहाँ पे ज़मीन कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। ठीक है ना? जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आपकी नील नदी है, नील नदी के आसपास जो मिस्र की सभ्यता जो है पनपी थी, ठीक है ना, विकसित हुई थी, तो वो क्यों हुई थी? क्योंकि नील नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पे जो गाद युक्त मिट्टी थी, जो जलोढ़ क्षेत्र थे, जो कि बहुत ही कैसे थे? उपजाऊ थे, जहाँ पे सभ्यता ने जन्म लिया। तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास आपको किया गया है। तो ये आपका जो है एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, और आप पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पूरा ही जो लेसन आपको बताया है, जो भी आपको समझाया है, वो समझ में आया होगा। ठीक है। और इसके जो वोकैबुलरी थे वो भी आपने पढ़ लिए थे, और इसके अलावा इसका जो अगला टॉपिक है या अगला पैराग्राफ है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।